संजीव, जिसको लेकर हम लगातार कह रहे थे कि अब सबसे बड़ा घमासान तो स्पीकर पद को लेकर होगा, और देखिए तस्वीर सामने है। अब ओम बिरला ने तो नामांकन दाखिल किया ही, विपक्ष ने भी उम्मीदवार उतार दिया। जहां जैसा आपने भी कहा, प्रोटेम स्पीकर पर जो अपॉइंटमेंट था वहीं से तनाव शुरू हो जाता है। और देखिए, प्रोटेम स्पीकर की तो भूमिका बड़ी सीमित होती है, क्योंकि उन्हें तो बस 2 दिन शुरुआत में शपथ ग्रहण कराना होता है। लेकिन जो प्रोटेम स्पीकर को लेकर के तनाव शुरू हुआ और टकराव की स्थिति बनी, वो स्थिति कहां जाकर के खत्म हो रही है वो अब बिल्कुल आईने की तरह साफ हो गया है। पहले प्रोटेम स्पीकर बनाया गया भृत्य मेहताब को, तो उस वक्त विपक्ष ने कहा कि सबसे वरिष्ठ सांसद तो के सुरेश हैं, तो उन्हें क्यों नहीं बनाया गया। फिर एक बात कही गई सत्ता पक्ष की तरफ से कि लगातार 7 बार जो चुने गए हैं भृत्य मेहताब, उनके लगातार होने की वजह से ही उन्हें बनाया गया प्रोटेम स्पीकर। तो जवाब फिर से दिया गया विपक्ष की तरफ से कि 7 बार के सांसद तो एक और थे जो विजयपुरा से आए थे, और विजयपुरा जो कि कर्नाटक में है, और वो भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद थे। क्या वो दलित समाज से आते हैं इसीलिए उन्हें मना किया गया? क्या के सुरेश दलित समाज से आते हैं इसीलिए उन्हें मना किया गया? तो कहीं भी इन वाद विवाद प्रतियोगिता में कंसेंसस सर्वसम्मति की जो स्थिति थी वो बन नहीं रही थी। चल, हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। और स्पीकर अभी तक 1946 से लेकर आज तक सर्वसम्मति से ही बनते आए हैं। कल भी जो बात हुई मल्लिकार्जुन खड़गे और राजनाथ सिंह जी के बीच में, उन दोनों के बीच यही बातचीत थी कि स्पीकर पर आप हमसे समर्थन लीजिए तो डिप्टी स्पीकर का पद हमें एश्योर करिए। वो एश्योरेंस आना था, और राहुल गांधी के बयान में स्पष्ट हो गया। अब से करीब 40 मिनट पहले, 50 मिनट पहले जो उन्होंने दिया था कि कोई एश्योरेंस नहीं आया। अंदर खाने के सुरेश की तैयारी थी। कल मैंने बात किया था के सुरेश से, उनका यही कहना था कि देखिए, कन्वेंशन को फॉलो नहीं किया जा रहा है। ये बहुत स्पष्ट है कि कन्वेंशन को फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो अगर वो कन्वेंशन फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे पास भी ड्यूटी बाउंड नहीं है कि हम कन्वेंशन को फॉलो करें। और अब स्थिति ऐसी बन गई है जिसमें कि टकराव की स्थिति होगी। जाहिर है कि एनडीए के पास नंबर्स हैं, तो स्पीकर जो है वो जरूर बनेंगे एनडीए की तरफ से, और ओम बिरला जी का आ गया है नाम, तो संभवतः वही अगले स्पीकर होंगे। लेकिन आंकड़ों के लिहाज से कौन कहां खड़ा है आज की तारीख में? सत्ता पक्ष के पास कितने सांसद उसके समर्थन में है, विपक्ष के पास कितने सांसद समर्थन में है? एक तो यह स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, और दूसरी स्थिति स्पष्ट होगी ये कि टीडीपी और जेडीयू, जो कि आज की तारीख में एनडीए का समर्थन है और जिसे बार बार बोल रहे हैं विपक्ष लोग कि आप संभल जाइए, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं एक दबाव आएगा। आज ही संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो कह रहे थे कि टीडीपी ये बोले कि उनके कैसे 5 राज्यसभा सांसदों को साल 2019 में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मिला लिया गया था। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो कि पहली दफा आप देखेंगी। और कल का दिन जबरदस्त टकराव का दिन होने जा रहा है, जब भारत के संसदीय इतिहास में पहली दफा स्पीकर के पोस्ट के लिए चुनाव होगा। जी, तो ये माने संजीव कि इस बार भी डिप्टी स्पीकर पद खाली रखा जाएगा, कोई पद नहीं होगा, जिस तरह से 2014 और 19 में हमने देखा? देखिए, विपक्ष को इसी बात का शक था कि 2014 से 19 के बीच जो डिप्टी स्पीकर का पद था वो भी सत्ता पक्ष अपने पास उसने रख लिया था, उसने विपक्ष को नहीं दिया था, कन्वेंशन को फॉलो नहीं किया था। दूसरी दफा जब 2019 से 2024 का वक्त आया तो उन्होंने डिप्टी स्पीकर के पद को ही खाली छोड़ दिया, भरा ही नहीं, और एक पैनल बना दिया स्पीकर का, और उस स्पीकर के पैनल में बहुत से लोग शामिल कर लिए गए जो समय समय पर डिप्टी स्पीकर की भूमिका निभा दिया करते थे। और इसीलिए वो चाहते थे एक एश्योरेंस, एक गंभीर बड़े राजनेता से एश्योरेंस। राजनाथ सिंह जी वो एश्योरेंस लेकर नहीं आ पाए, और नतीजा आप देख रही हैं। ठीक है, मैं वापस आ रही हूं संजीव इस बीच। यहीं से गौरव, एक संदेश यहां पर जरूर सत्ता पक्ष की तरफ से देने की भी कोशिश कि अगर विपक्ष यहां मजबूत दिख रहा है, अगर वो जनता के मुद्दे उठाने की बात पर, जैसे कि पिक्चर क्लियर नजर आती है कि इस बार जो है लोकसभा की तस्वीर या फिर सत्ता पक्ष के लिए किसी मुद्दे को छेड़ना, उस पर जवाब देना, या फिर विपक्ष को जो है निलंबित करना, उतना इस बार इतना आसान सदन में नजर नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर बड़ी उन्होंने कहा कि सड़कों पर नहीं कर सकते राजनीति।
उभा किंवा मागचा दिसेल प्रॉब्लेम त्याला मागे झाले गाड़ी लगी तो देखिए आप ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुमार गौरव, यहां पर जो स्थिति नजर आ रही है, अगर अटैकिंग मोड में अगर विपक्ष है तो सत्ता पक्ष भी उसी तरीके से जवाब देता नजर आ रहा है। कल संविधान का जवाब आपातकाल छेड़कर आपातकाल के इस दिन को याद करके दिया और आज डिप्टी स्पीकर पद ना देने को लेकर, हालांकि शुरुआती दौर में सहमति दिख रही थी लेकिन अंत तक आते आते बात बिगड़ गई। तो यहां पर भी कहीं ना कहीं अपनी ताकत का एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा है सत्ता पक्ष। देखिए, जाहिर तौर पे एक ये होता है राजनीति में अमूमन कि आप कमज़ोर हैं तो भी ताकतवर होने का एहसास दिलाएं, और जब आप ताकतवर हैं तो और ज़्यादा ताकतवर होने का एहसास आप दिलाएंगे। ये तो प्रकृति का भी नियम है। और जाहिर तौर पे विपक्ष इस बार बड़ी संख्या में यहाँ जीत कर आया है। और जिस तरह सुबह से 3 बार अगर मल्लिकार्जुन खड़गे से राजनाथ सिंह ने कल से लेकर आज तक बात की है, और आज जब एक बात पर आकर डेडलॉक बन जाए कि डिप्टी स्पीकर का नाम अभी तय कीजिए, इस व्यक्ति का नाम तय कीजिए, जैसा कि सरकार कह रही है, तो उस बात पे कहीं ना कहीं ये जरूर दिखता है कि बड़ी संख्या में अगर विपक्ष जीत कर आया है तो अपनी ताकत भी वो दिखा रहा है। तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष है जो कि एनडीए अलायंस के तौर पे, प्री पोल अलायंस के तौर पे 293-94 सीट लेकर आई है, तो वो कैसे अपने आप को कमजोर दिखाएगी। राजनीति में ये मजबूरी भी होती है कि कमजोर है तो भी मजबूत दिखाएं, और मजबूत है दूसरे से तो और ज्यादा मजबूत तो दिखाना मजबूरी तो है ही। और साथ ही साथ एक मैसेज भी देने का प्रयास होता है कि आप जो सोच रहे हैं, संविधान की कॉपी लेकर कल से घूम रहे हैं, तो हमने कल भी संविधान के मुद्दे पे आपको घेरा और आज आपसे हमने बात जरूर की। चूंकि हम सत्ता पक्ष में हैं, सदन को लीड करने की जिम्मेवारी हमारे ऊपर है, और ऐसी स्थिति में हम चाहते थे कि कंसेंसस बने स्पीकर के पोस्ट पे, लेकिन एक पॉइंट पे आकर वो टूट गया। तो जिम्मेवार अगर हम हैं तो आप भी हैं, लेकिन यहाँ जिम्मेवारी ज्यादातर विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष पर डालने का प्रयास करेगा, सत्ता पक्ष विपक्ष पर डालने का प्रयास करेगा। तो ताकत दोनों तरफ से दिखाया जाएगा। देखिए, इसलिए मैंने कहा कि अब जब अपोजिशन और सत्ता पक्ष एक वैसे चुनाव पद के चुनाव पर आमने सामने है जहां 80 साल 79 ईयर्स 80 ईयर्स से चुनाव नहीं हुआ था, कंसेंसस बदला, तो ऐसी स्थिति में दोनों पक्ष अपनी ताकत दिखाने का प्रयास करेंगे। प्री पोल अलायंस अगर आप इंडिया अलायंस की बात करेंगे, उनके पास कितने नंबर थे, उससे वो कुछ बढ़ने का प्रयास करेंगे कि हमारे साथ और जो लोग किसी संगठन, जो लोग किसी दल में नहीं है, यानी एनडीए अलायंस या इंडिया अलायंस के हिस्से नहीं है, अलायंस में नहीं है, वो हमारे साथ जुड़े। सत्ता पक्ष भी प्रयास करेगा कि एनडीए के अलावा भी और कुछ लोग जो किसी अलायंस में नहीं है वो हमारे साथ जुड़े। तो सहमत के खेल का भी एक मौका यहाँ पे मिला है, और कल जब परिणाम आएंगे तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। अगर इंडिया अलायंस की संख्या जितनी अभी है उससे बढ़ जाती है तो फिर वो अपनी मजबूती और अगले 5 साल तक दिखाएगा।